हेलो बच्चों, मैं अग्रवाल रुचि राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम हमारा 16 चैप्टर राष्ट्रीय आय का मापन खत्म कर चुके थे और फिर हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से क्या संबंध होता है। राष्ट्रीय आय का आर्थिक कल्याण से क्या संबंध होता है कि यदि राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो कल्याण भी बढ़ता है और राष्ट्रीय आय कम होगी तो कल्याण भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कल्याण के बढ़ने का अर्थ क्या होता है? व्यक्ति का प्रसन्न होना, संतुष्ट होना और खुश होना। कल्याण को प्रभावित करने वाले घटक भी हमने जाने थे कि आय का वितरण किस प्रकार से हो रहा है हमारे देश में, आय को अर्जित करने का तरीका क्या है, आय को व्यय करने का ढंग क्या है और कार्यस्थल की दशाएं क्या हैं। इसके बाद हमने हरित लेखांकन पढ़ा था कि पर्यावरण की दशा को भी कल्याण के साथ अध्ययन कर लिया जाता है, तो वो हरित लेखांकन हो गया। और राष्ट्रीय आय में से यदि हम पर्यावरण को होने वाली हानि को घटा देते हैं तो पर्यावरण संशोधित राष्ट्रीय आय आ जाती है। और उसके बाद हमने क्या देखा था? टिकाऊ विकास और सतत विकास या सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए वर्तमान की आवश्यकताओं की क्या करना? पूर्ति करने वाला जो विकास है वो कहलाता है टिकाऊ विकास या सतत विकास। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया, अपनी कॉपी में भी आपने सब कुछ नोट कर लिया होगा। अब हम बढ़े इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो अब हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का पहला प्रश्न, जो देखो क्या है। पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना की विधियां हैं उत्पादन विधि, आय विधि, व्यय विधि, उपयुक्त सभी। तो ये बात तो हमने काफी बार रिपीट कर ली है कि कौन कौन सी विधियां होती हैं? 3 विधि, उत्पादन, आय और व्यय। और ये तीनों विधियां हैं, तो आंसर क्या आएगा? द। ये तो आप मेरे हिसाब से आंख बंद करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन सी वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं? तो हमने देखा था उत्पादन विधि में कि हम हमेशा क्या करते हैं? अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को ही शामिल करते हैं, उपभोक्ता द्वारा लास्ट में अंतिम रूप से उपभोग कर लिया जाता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर मध्यवर्ती वस्तुओं सेवाओं को नहीं आएगा, अर्धनिर्मित वस्तुओं सेवाओं भी नहीं आएगा, अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को ही आएगा, कच्चे माल भी नहीं आएगा। तो क्या आंसर आएगा? अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाएं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय की किस विधि में दोहरी गणना की त्रुटि की संभावना होती है? तो तीनों विधियों में से आपको याद है, हमने जो पहली विधि पढ़ी थी उत्पादन विधि, उसी में हमने पढ़ा था कि अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है, क्योंकि यदि अर्धनिर्मित वस्तुओं या अंतरिम वस्तुओं या मध्यवर्ती वस्तुओं को शामिल कर लिया जाता है तो दोहरी गणना की संभावना रहती है। तो क्या आंसर आएगा बच्चों इसमें? उत्पादन विधि। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय आय की आय विधि से गणना के घटक नहीं है। तो आय विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाला जो भी प्रतिफल है वो शामिल किया जाता है। तो मजदूरी और ब्याज भी मिलता है उत्पादन के साधनों को, लगान, किराया, भाड़ा भी मिलता है, मिश्रित आय और लाभ भी मिलती है, अंतिम उपभोग्य वस्तुएं सेवाएं किसी प्रकार का साधनों को मिलने वाला प्रतिफल नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? अंतिम उपभोग्य वस्तुएं और सेवाएं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? तो हमने पढ़ा था कि हरित लेखांकन में किस पर विचार किया जाता है? पर्यावरण को होने वाली हानि पर। तो लिख रखा है यहाँ पर स में, तो इसमें आंसर आएगा स, पर्यावरण की हानि। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अति लघुत्रात्मक प्रश्न क्या है। अति लघुत्रात्मक प्रश्न का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना की कितनी विधियां होती हैं? तो हम काफी बार रिपीट कर चुके हैं इस क्वेश्चन को। 3 विधियां होती है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं को सम्मिलित करते हैं? तो किस प्रकार की वस्तुओं को करते हैं? अंतिम उपभोग्य वस्तुओं और सेवाओं को। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय की दोहरी गणना की त्रुटि से बचने के लिए कौन सी विधि अपनाते हैं? कौन सी विधि अपनाते हैं? मूल्य संवर्धन विधि, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? बढ़े हुए मूल्यों को हम जोड़ते चले जाते हैं। तो मूल्य संवर्धन विधि इसका आंसर आएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय की आय विधि से गणना के कौन कौन से घटक होते हैं? तो आय विधि में उत्पादन के साधनों को मिलने वाली आय होती है, तो वो आय कौन कौन सी होती है? हम काफी बार पढ़ चुके हैं। पूंजी को मिलने वाला ब्याज, भूमि को मिलने वाला लगान, श्रम को मिलने वाली मजदूरी और उद्यमी को मिलने वाला लाभ। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी, मजदूरी, ब्याज, लगान और लाभ, जो कि साधनों का क्या होते हैं? प्रतिफल। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है हरित लेखांकन किसे कहते हैं? तो हरित लेखांकन जिसमें कि क्या करते हैं? हम पर्यावरण की जो दशा है उसको कल्याण से जोड़ते चले जाते हैं। तो हरित लेखांकन का आशय क्या है? राष्ट्रीय आय को पर्यावरण की दशा के साथ जोड़ लेना। ठीक है बच्चों, आगे देखें।
राष्ट्रीय आय का बंटवारा किस प्रकार का होने पर आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में होगा? तो किस प्रकार होने से? समतापूर्ण, अर्थात अमीर और गरीब में कोई अंतर ना हो, राष्ट्रीय आय समान रूप से वितरित हो, तभी क्या होगा? आर्थिक कल्याण बढ़ेगा। तो क्या आंसर आएगा? राष्ट्रीय आय का वितरण समतापूर्ण होने पर ही आर्थिक कल्याण अधिक मात्रा में बढ़ता है। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ आपके वस्तुनिष्ठ और अति लघुत्रात्मक प्रश्न होते हैं खत्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कौन से प्रश्न पढ़ेंगे? आपको याद होगा, लघुत्रात्मक और निबंधात्मक प्रश्न, और उसके साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।